मेरा लेकिन एक थोड़ा डॉक्टर संजय आपके पास में आ रहा हूं और आपसे समझना चाहता हूं, आप पॉलिटिक्स थ्योरी में आंकड़ों के द्वारा और उसको कैसे उतारते हैं प्रैक्टिकल, ये आप हम सब लोगों में से ज्यादा आप इसी काम को करते हैं, आप इस पे आपकी स्टडीज हैं। मैं ये भी जरा एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, मेरे हिसाब से एज ए स्ट्रेटेजिस्ट कांग्रेस में एनसीपी को नहीं आना चाहिए अगर सिर्फ पोल स्ट्रेटेजी की बात करें। उसके दो कारण हैं, कांग्रेस और बीजेपी नेशनल पार्टीज हैं, इनके पास रीजनल अस्मिता जो है, रीजनल जो प्राइड है, वो उस पर खेल नहीं कर सकती हैं, इनको एक नेशनल आउटलुक लेके चलना होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टेट, लाइक जैसे बंगाल है, ममता बनर्जी कैन प्ले दैट रीजनल कार्ड कि मुझे बंगाली अस्मिता चाहिए। उसी तरह से शरद पवार के सब कुछ हो जाने के बाद भी जो मराठा प्राइड है वो शरद पवार है। शरद पवार इज द ऑल्टर ईगो ऑफ एनी मराठा। मेरे हिसाब से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 1 से 10 नंबर तक है, विलासराव देशमुख अब नहीं है, 10 नंबर के बाद कोई मराठा लीडर शुरू होगा, जो मेरी समझ है यहां की। और मराठी मानुस का वो दैट इज बीइंग टेकन केयर बाय उद्धव ठाकरे साहब। आपसे सिर्फ समझना यह है कि ये जो शिवसेना शिंदे के लोग पूछ रहे हैं कि इनको लाने की क्या जरूरत थी, तो क्या इनको लाना एक एज अ प्लान बी था कि कल के दिन अगर शिंदे के लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और सरकार कहीं उसको नंबर्स की दिक्कत पड़ती है। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं 2024 इज मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि वो तोड़ना चाह रहे थे। तीसरी एक थ्योरी ये भी है कि विपक्ष को वो दिखाना चाह रहे थे, एक नैरेटिव ये बनाना चाह रहे थे कि विपक्ष कभी यूनाइट नहीं हो सकता है, और ट्रिगर पॉइंट वाज पटना विपक्ष की मीटिंग। मैं इसमें जरा आपसे एक समझना चाह रहा हूं डॉक्टर संजय। देखिए आनंद जी, आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं और स्पष्ट इस सेंस में है कि अगर आप उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को दोनों को मिला लें तो 148 सीटें होती हैं लोकसभा की, यानी 27% सीटें जो हैं वे सिर्फ 2 स्टेट से आती है। खेल बिल्कुल क्लियर है, मुझे तो कहीं कोई डाउट नहीं है। ये सारा का सारा खेल लोकसभा चुनाव को लेकर किया गया है, न कि विधानसभा में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। और अगर आप पिछले 2019 के लोकसभा के हिसाब से आप देखेंगे तो 64 सीटें उत्तर प्रदेश में और 42 या 43 सीटें महाराष्ट्र में, यानी ये 2 स्टेट अगर भाजपा मजबूती के साथ बनाए रखती है तो केंद्र में सरकार बनाने में इन्हें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन महाराष्ट्र की विकेट जो है वो धीरे धीरे वो टूट रही है। उत्तर प्रदेश में हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन महाराष्ट्र में विकेट लगातार टूट रही है और यहाँ पर भाजपा की जमीन खिसक रही है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सेंट्रल लीडरशिप समझ रहे हैं, अमित शाह भी समझ रहे हैं, मोदी जी समझ रहे हैं, पूरी भाजपा और आरएसएस समझ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार का यह खेल खेला जा रहा है और ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में सब कुछ अच्छा नहीं है और ले देकर एनडीए या भाजपा ही सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर सबसे बेहतर विकल्प साबित होगी। तो महाविकास अघाड़ी में जिस प्रकार से टूट फूट हुई, पहले शिवसेना को लेकर और अब एनसीपी को लेकर, तो भाजपा इस बात को प्रोजेक्ट कर रही है कि देखिए महाराष्ट्र का जो पूरा का पूरा जो पहचान है, जो अस्मिता है, वह एनडीए में ही बेहतर तरीके से परवान चढ़ सकता है और मोदी और शाह के नेतृत्व में ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। महाविकास अघाड़ी जिसकी सरकार आप लोगों ने बनाई, उस सरकार का ये हाल है। तो इस प्रकार का एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, एक बिल्टअप किया जा रहा है। तो एक तो पहली चीज मुझे ये लगती है। दूसरी चीज ये है कि मैं सुजीत नायर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि शरद पवार की जो विश्वसनीयता है भारतीय राजनीति में, और अब चूंकि उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर अब विश्वसनीय उतने नहीं रह गए हैं और न इनके पास अब वो सामर्थ्य है, न इनके पास अब वो एनर्जी बची है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब शरद पवार की जो विकेट है वह अब बहुत ही कमजोर विकेट पर है और इनकी पारी अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। और ये अंदर खाने अजीत पवार और शरद पवार के बीच अंदर खाने एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो सकता है
कि ठीक है अब तो हमारी पारी समाप्त हो ही रही हो, तो धीरे से आप एनडीए में शामिल हो जाओ और उसके बाद एनडीए को ही अगर आना है तो स्थिति फिर से हमारे लिए मजबूत हो जाए और बाद में फिर इनको मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर लिया जाए और शरद पवार के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई ईडी या सीबीआई का केस कोई कुछ चलने ना पाए। मुझे लगता है एक तो ये दूसरी चीज ये है। जो तीसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि क्या इन परिस्थितियों से कांग्रेस या जो शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है इसको यह किस प्रकार से काउंटर अटैक करती है। तो महाराष्ट्र मानुष की जो बात है उसमें मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे आज पूरी तरीके से महाराष्ट्र मानुष के एक प्रतिबिंब के तौर पर है और कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब भी लोकसभा चुनाव होगा उसमें उद्धव ठाकरे और कांग्रेस जिस प्रकार से राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही, भी 27 तारीख आप जो हुजूम देखेंगे तेलंगाना में राहुल गांधी के जो उनका भाषण हुआ था वो गजब का, मतलब इतना ज्यादा हुजूम हाल फिलहाल मुझे नहीं लगता कि किसी पॉलिटिकल सभा में हुआ हो। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के तरफ भी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उद्धव ठाकरे मजबूत विकेट पर है। मुझे आज की डेट में ये 50-50 का मामला लग रहा है। और चौथी जो बात जो मुझे लगती है आनंद जी, इससे भी ज्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्या भारत आज भी इसी प्रकार के पॉलिटिकल खेल में ही चलता रहेगा? क्या यहाँ कोई अस्थायित्व तो नहीं आएगा? तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको समाप्त कर देना चाहिए और हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। और 9 साल में भाजपा ने यह साबित करने की पुरजोर कोशिश की है कि हम भी कांग्रेस से कम नहीं है, हम भी उसी खेल में माहिर हैं। ये पार्टी विद द डिफरेंस कहती जरूर थी, लेकिन आज पार्टी विद द डिफरेंस वो इसी रूप में है कि उसने हर वो हथियार अपना लिया है, हर वह सोच अपना लिया है जो कभी कांग्रेस के लिए होता था। स्वाभाविक सी बात है आज भाजपा की स्थिति यही है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो पब्लिक परसेप्शन है वो भाजपा के लिए या नरेंद्र मोदी जी के लिए या शरद पवार जी के लिए वो लगातार अब वो तराजू पे वो भी तौले जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में इनकी विकेट कोई बहुत ही मजबूत इस पे टिकी हुई है। तो ये 2-3-4 बातें हैं जी। जी 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 मैं फिर से डॉक्टर संजीव आपसे मेरा एक वही एक सवाल है फिर से कि ये जो कुछ भी हुआ वहां पे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में अभी कोई रमलिंग नहीं दिखाई दे रही, बिल्कुल शांत है, लग रहा है कि फ्री रन है बीजेपी के लिए। क्या यूपी में अखिलेश यादव कोई चैलेंज दे पाएंगे? देखिए आनंद जी, यूपी में निश्चित तौर पर योगी जी ने जिस प्रकार से अपना एक मॉडल स्थापित किया है तो बहुसंख्यक लोगों को अच्छा लग रहा है। चुनाव आते आते तक क्या स्थिति होगी कहना मुश्किल है, लेकिन अखिलेश यादव के साथ जिस प्रकार से इनके कलीग छोड़कर जा रहे हैं जैसे ओम प्रकाश राजभर और जिस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक प्रकार से विपक्ष को यहाँ कमजोर करने की ही कवायद है और इसके पीछे भी खेल बीजेपी का ही है। इसमें कहने देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि खेल यही है। लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसका सीधा फायदा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को मिलने जा रहा, मतलब मुझे कहीं कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लग रहा। और साथ ही साथ शरद पवार, जो मुझे एकदम से भी बात ध्यान में आई है कि शरद पवार वुड बी सिटिंग मतलब ऑन द फेंस सीटर कि देखता हूँ सिचुएशन जैसा होगा उसके अनुसार वो मुड़ लिया जाएगा। अगर एनडीए मजबूत होती तो अजीत पवार तो वहां है ही, लेकिन अगर यूपीए मजबूत हो जाती है तो फिर से अब हम तो इसमें यूपीए के हिस्सा है ही। मुझे लगता है इसके पीछे ये सारा का सारा ये खेल है जी।